नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हमारे साथ है कन्हैया जी तिवारी, जो कि हमारे एमएनआईटी के सीनियर भी हैं और उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पोस्ट पर तैनात हैं। आरओआरओ 2017 में फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिस में आने के लिए। धन्यवाद। पहले सर थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी वगैरह कर लेते हैं। ये वही चांदी का सिक्का सर, आप प्लीज लॉन्च कर दीजिए एक बार। थैंक यू। ठीक है, ये अब बाकी जो है वैसा थोड़ा बहुत सर घर के लिए टग्गो को। चलिए सर, फिर अपने बारे में बताइए सर थोड़ा, मतलब कैसे क्या ग्रेजुएशन हुआ, कहाँ से क्या हैं आप? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया। और जी मतलब बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आरओ की, वो भी कई सारी चीज़ों से अवगत हो जाएं। जी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम कन्हैया जी तिवारी है जी। मैं कानपुर से हूँ। मेरा स्कूलिंग दीनदयाल उपाध्याय कानपुर से हुई है। अच्छा। फिर बीटेक मेरा एमएनआईटी इलाहाबाद से हुआ है। जी। मैं आपसे मेरा भी आप सीनियर है। एक क्लास सीनियर हूँ। फिर सर मेरे डायरेक्ट सीनियर थे कॉलेज में जब मैं गया था तो रैगिंग बहुत होती थी, और हमारा ही सर लास्ट बैच था जो रैगिंग के साथ साथ सीनियरों की इज्जत भी करता था। अब रैगिंग नहीं तो सीनियर की इज्जत भी नहीं है। और बहुत फेमस भी थे ज्ञान तुम वहाँ पे कॉलेज में। जी। ये सब बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जी नहीं, आप सर मेरे राज खोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं, हर चीज़ में तुमने एक्सेल किया वहाँ कॉलेज में भी। जी। और उसके बाद फिर मैंने कुछ समय तक अपने बारे में, जैसे कुछ समय तक प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, आईटी सेक्टर में बेंगलोर में, कैपजेमिनी में। फिर मैं यूपीएससी की तैयारी के रिगार्डिंग फिर इस छोड़ के जॉब यूपीएससी की तैयारी करने आया। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में फिर मेरा कुछ समय तक तैयारी की, और फिर मेरा यहाँ आरओ में 2017 समीक्षा अधिकारी में एग्जाम में आरओ के पद पे चयनित हुआ मैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय में। ठीक। तो सर कोई रूरल बैकग्राउंड तो है नहीं आपका? नहीं, मूलतः मैं बलिया से हूँ, लेकिन जैसे मेरी पढ़ाई लिखाई सब कानपुर से हुई है। सब कानपुर में हुई है। वैसे रूरल बैकग्राउंड नहीं माना जा सकता। अच्छा, तो दीनदयाल में तो आप हिंदी मीडियम होंगे? हाँ, हिंदी मीडियम था मेरा। तो मतलब ये हिंदी मीडियम वाला फायदा मिला है आपको? हाँ, समीक्षा अधिकारी वाला? बिल्कुल। हिंदी मीडियम समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में तो हिंदी मीडियम वालों को फ़ायदा है, लेकिन यही एग्जाम है जहाँ सामान्यतः हिंदी मीडियम को फ़ायदा जाता है। ये भाई सही बात है। ये जितने भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं सिविल सर्विसेज वाले, आईएएस पीसीएस के, ज़्यादातर जगह इंग्लिश मीडियम का डोमिनेंस है। समीक्षा अधिकारी एक ऐसा एग्जाम है जो पीसीएस के ऑलमोस्ट जो है लेवल पे है, और हिंदी मीडियम का वर्चस्व है इसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लिश मीडियम का होता नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ के सिलेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं, मेहनत करेंगे तो सर हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं जी। अच्छा सर, ये मतलब इसमें आरओआरओ के लिए क्या पहला अटेम्प्ट था आपका? हाँ, मतलब पहला ही बार में 2017 में पहली बार दिया। अच्छा, आरओ में। तो मतलब यूपीएससी कैसे शिफ्ट कर दिया आपने इधर? एक्चुअली कुछ समय तक यूपीएससी की तैयारी के मेरे थोड़ा टाइम भी होने लगा और अटेम्प्ट भी कम होने लगे। तो मैंने स्टेट सर्विस इस एग्जाम की तरफ, स्टेट पीसीएस की तरफ फोकस किया। और उसमें भी 2017 में इसकी वैकेंसी आई थी, आरओ दोनों की थी। उसमें सचिवालय के लिए भी थी, लोक सेवा आयोग के लिए भी थी, राजस्व परिषद के लिए भी थी। और फिर मैंने फिर मैंने फोकस जब इस तरह हुआ तो मैंने स्टेट सर्विसेज रिलेटेड कुछ कोचिंगों की ऑनलाइन भी इस समय अपने सर्च किया, क्योंकि कोचिंग अब करने का बहुत मकसद नहीं था, लेकिन ऑनलाइन मैंने सर्च किया तो आपकी कोचिंग मिली, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। ज्ञान इसमें कोई तो बहुत फ़ायदा हुआ। स्टेट सर्विस आरओ में तो वास्तव में मतलब जो मैंने आरओ स्पेसिफिक जो पढ़ा जितना कुछ, जी सर, वो तो मैंने आप ही की कोचिंग से पढ़ा, क्योंकि पहले से आपको चलो सर, वो भाग्य हमारे कि हम अपने सीनियर को भी बनाने में काम आ गए। नहीं, बिल्कुल। जी सर। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे ये जो आरओ की पोस्ट है, इसमें हिंदी मीडियम से जो पढ़े हुए छात्र हैं सिर्फ वही तो नहीं हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सबके लिए ओपन फील्ड है। ऐसा नहीं है कि हाँ हिंदी मीडियम को कुछ एडवांटेज है, लेकिन इंग्लिश मीडियम भी बहुत सेलेक्ट होता है इसमें। तो मतलब भैया अगर कोई तैयारी कर रहा हो आरओआरओ की, हिंदी मीडियम वालों को बेशक फ़ायदा है, और बल्कि भैया हिंदी मीडियम के लिए एक ही तो जॉब है, उसको तो रहने दो यार।
कई लोग उसमें भी वो जो है घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ सकता है कोई भी बात यह है कि जो एग्जाम की डिमांड है, जो एग्जाम का लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है, उसको फॉलो करके स्पेसिफिक पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ, तो कोई भी निकाल सकता है। हाँ, मतलब ये नहीं कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है मार्केट में मटेरियल, लेकिन हम स्पेसिफिक वहीं पढ़े जो एग्जाम में आता है, आरओ स्पेसिफिक। और 2021 का सर पेपर आपने जरूर देखा होगा। बिल्कुल ही ये जो है टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी जीएस में पूछ लिया है। देखिए, समय के साथ साथ चीजें बदल भी रही हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आप बहुत कुछ पढ़ने के लिए जब बैठेंगे तो मतलब आप एग्जाम ओरिएंटेड जब तक होंगे तब तक पैटर्न चेंज हो जाता है। तो आपके पास टाइम कम है, तो आप सीधे किसी अच्छे गाइडेंस प्राप्त करें और उसके माध्यम से जो है अगर आप आरओ की तैयारी करने चाहते हैं तो आरओ स्पेसिफिक ही तैयारी करें। जी, यही मेरा पॉइंट था कि जैसे आजकल मार्केट में कई सारी बुक्स हैं, बिल्कुल, अब वो पब्लिकेशन वाले देते हैं भाई आरओ एपीएस आरआरबी एसएससी जीडी और पता नहीं सारे एग्जाम को वो कवर करने हैं, तो तभी वो एक भी नहीं निकलता है। समस्या ये हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा स्पेसिफिक ये है कि ये जो वैकेंसी है आरओ की, अब ये हर साल आती नहीं है। जैसे 2016 में आई, फिर उसका री एग्जाम हो गया था, पेपर लीक हो गया था 2017 में, 2021 में, और अब आई 2023 में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में खुद ही इतनी जनसंख्या है सर, 20-22 करोड़। तो जब हमारे उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है ये, अब इसमें आपको पता है कि सारे इंडिया वाले लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी उत्तराखंड में भी वैकेंसी निकली है, उसमें उत्तर प्रदेश वालों को नहीं दिया गया। मैं ये पॉइंट उठाता हूं तो कई लोग बोल देते हैं कि भाई तू रिलीजन कर रहा है। अब आपकी क्या ओपिनियन है इसमें? आरओ तो ऑलरेडी सबके लिए ओपन फील्ड हो ही जाता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है जी। तो अगर कहीं हम स्टेट को कोई भी ऐसा इसमें जगह नहीं बचती जहां अपने स्टेट वालों को हम प्रेफरेंस दे पाए जी। इवन इंटरव्यू अगर होता तो हो सकता है एग्जामिनर जो बोर्ड हैं, हो सकता है यूपी वाले लोकल क्वेश्चन कुछ लोकल क्वेश्चन पूछें, लेकिन इसमें तो कहीं भी कुछ ऐसा। और यूपी के एग्जाम में यूपी स्पेसिफिक ये बताइए कि क्या ये यूपी के छात्रों के साथ अन्याय नहीं है? ये थोड़ा तो मतलब अगर ऐसे देखें तो सबके लिए ओपन फील्ड होना तो चाहिए, लेकिन चूंकि अदर स्टेट वाले हम लोग के लिए जब नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो देखिए अगर ओपन होना चाहिए तो भाई यूपी पीसीएस आरओ की ओपन है, तो यूके पीएससी की भी क्यों नहीं ओपन हो? बिल्कुल ओपन है। चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हम लोग को तो रिस्ट्रिक्ट कर दें, लेकिन हम उनके लिए जो है अदर स्टेट के, क्योंकि हम लोग की ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है यूपी की, और उसी को नहीं मिल पा रही जो एक अगर एग्जाम को अगर मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते किसी, तो अब अगले साल उसमें मान लीजिए 1 से 2 लाख लोग बढ़ ही जाएंगे। कंपटीशन तो बढ़ता ही जाएगा। कंपटीशन तो बढ़ता जाएगा, स्वाभाविक सी बातें हैं जी। चलिए, खैर मुख्य परीक्षा की तैयारी में किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कई मिसकंसेप्शन है कि संस्कृत निष्ठ शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे तो निबंध में अच्छे अंक आपको नहीं मिलेंगे। और कई लोग का ये भी, कुछ लोग ऐसी फैलाते हैं चीजें कि भाई एक भी वर्तनी शुद्ध हो गई तो नंबर काट दिए जाएंगे बहुत, और आप सीधे में इनसे बाहर निकाल दिए जाओगे। अब अच्छी हिंदी होने का फायदा जरूर है, लेकिन मेरी भी कोई बहुत अच्छी हिंदी नहीं थी जी। मैं दीनदयाल से पढ़ा हूँ, दीनदयाल हिंदी मीडियम स्कूल था, लेकिन वहाँ भी सामान्य हिंदी, तो उसके बाद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा तो उतनी अच्छी हिंदी रही नहीं जी। तो बहुत अच्छी हिंदी नहीं थी, लेकिन एक समान हिंदी तो होनी चाहिए कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, कि और भाई क्या हालचाल, हाँ, ये नहीं, बिल्कुल ये नहीं है ना, बिल्कुल व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग नहीं। लेकिन जैसे बुक में जिस तरह की हिंदी लिखी रहती है वो भी एक समान हिंदी है, तो उस टाइप की आप हिंदी लिख सकते हैं और अपने मतलब जो एक अधिकारी की लैंग्वेज दूसरे अधिकारी से होनी चाहिए उस टाइप की, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही जो है हर एक बिल्कुल शुद्ध हिंदी का लिखना चाहिए, ऐसा शुद्धता का कोई पूरा टेस्ट नहीं है ये। बिल्कुल शुद्धता का टेस्ट नहीं है आपके, इसमें अभिव्यक्ति का भी टेस्ट है। जैसे निबंध है, इसमें आप कितने अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी विषय की, कितनी अच्छी नॉलेज है, कितनी गहराई में जा सकते हैं। और बहुत बड़ा पोर्शन तो आरओ के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है जी, तो उसमें ऐसे भी आपकी शब्दों का मतलब संस्कृत निष्ठ हिंदी का बहुत रोल भी नहीं रह जाता जी। तो जैसे 140 नंबर का जीएस है, 60 नंबर का हिंदी का ऑब्जेक्टिव है, तो ये दो प्री वाले में और मेंस में भी 120 नंबर का जीएस है और 60 नंबर का हिंदी ऑब्जेक्टिव है। इवन जो हिंदी सब्जेक्टिव है उसमें भी कुछ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और इस तरह से आप देखोगे काफी बड़ा पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव
टाइप का हो जाता है। ऑब्जेक्टिव वाले में 60 नंबर का मेंस में भी है और प्री में भी प्री है। में भी है। बस देखिए मेन चीज वही है कि भाई जो परंपरागत पेपर आएगा 100 नंबर का, उसमें है मेन गेम। उसमें भी वो गद्यांश से छांटने वाला होता है, तो कई चीजें तो उसी पैराग्राफ से ही आपको करके लेनी 100 पड़ती है। नंबर में भी इंग्लिश टू जो 20 नंबर के होते हैं, 10 नंबर का हिंदी और 10 नंबर का इंग्लिश, 30 के होते हैं। जी जी जी। तो इस तरह से करके आपके लिए बहुत इसमें संस्कृत में शब्दों का प्रयोग करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं। हाँ नहीं, निबंध की बात वैसे कर रहे थे, तो निबंध में मतलब एक सामान्य हिंदी लिखे हाँ, आप उसमें मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समीक्षा अधिकारी की जॉब प्रोफाइल के बारे में सब थोड़ी जानकारी दी। कई स्टूडेंट के बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आपकी सैलरी वगैरह क्या है, मतलब कितना जो है आता है? सैलरी, ग्रॉस सैलरी करीब 74 समथिंग है, 74,000 पर मंथ। 74,000 रुपया ग्रॉस सैलरी है। आरओ की कुछ सैलरी। टैक्स कट के फिर एनपीएस में कुछ पैसे कट के आपके 10% एनपीएस में कटते हैं, तो गवर्नमेंट भी 14% मिलाती है। जी जी जी। तो इस तरह करके वो आपका ही पैसा है, बस आपके एज ए पेंशन के रूप में जब रिटायर होने के बाद प्राप्त होता है। जी। तो सब कुछ डिडक्शन करके भी वो किसी तरह 66, 67 किसी भी तरीके से आपके पास ईमानदारी वाला इतना आ जाता है। ईमानदारी का इतना रहेगा आपके पास। जी भैया देखो, जीवन में अगर आरओ बनना है, जो मैंने उस दिन बोला था, तो ये है कन्हैया जी तिवारी। कन्हैया जी तिवारी इन सब टाइप के लोगों की तरह बनिए भाई। ये ईमानदारी से भले ही जो है जो भी चीजें हैं कि भाई 65-70 जो भी है उतने में ही खुश हैं। सरकारी नौकरी का भौकाल रुतबा वो वाली चीजें के फायदे हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको 65-70 हज़ार सैलरी मिलती है तो आप अच्छी सैलरी मानी जाएगी। कोई सीधे अगर समीक्षा अधिकारी पे जाता है, हाँ, और इतना तो प्राइवेट में आप जानते हो काफी प्रमोशन भी होंगे इसमें। हाँ, प्रमोशन भी अच्छे हैं। इसका सर वो बताइए जो ग्रोथ चार्ट कैसे होगा। मान लीजिए किसी ने एआरओ से चालू किया तो कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम? सीधी लोक सेवा आयोग के माध्यम से एआरओ और आरओ जी दोनों पदों पे सीधी भर्ती होती है। ठीक है, ठीक है। ओके। एआरओ पे भी आप सीधे सेलेक्ट होकर पहुंच सकते हैं, आरओ पे भी सीधे सेलेक्ट होकर पहुंच सकते हैं। ठीक। अगर हम एआरओ पे सेलेक्ट होते हैं तो एआरओ से आरओ बनने में सामान्यतः 4 से 5 साल लग जाता है। ठीक है, तो भैया एआरओ अगर आप हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, तो समीक्षा अधिकारी बनने तक 4-5 साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आरओ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो अपने 4-5 साल अपने बचा लिए आपने। अच्छा, अपनी लाइफ के। ठीक ठीक ठीक। फिर आरओ के बाद अगला प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर पे होता है। आरओ के बाद एसओ, रिव्यू ऑफिसर के बाद सेक्शन ऑफिसर, जी। सेक्शन ऑफिसर के बाद अंडर सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी के बाद ज्वाइंट के बाद स्पेशल सेक्रेटरी। जो समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन जो है, या सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन अधिकतम विशेष सचिव तक हो सकता है। अच्छा, और समीक्षा अधिकारी से अगर आप रिक्रूट होंगे तब तो भी विशेष सचिव तक प्रमोशन है। अच्छा, तो एक बात ये बताइए कि जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी जो है, तो जब वो शुरू में जाता है तो वो उसका बॉस कौन होता है? समीक्षा अधिकारी होता है कोई? बॉस सहायक समीक्षा अधिकारी हो या समीक्षा अधिकारी, ये सब सेक्शन ऑफिसर के अंडर काम करते हैं। अच्छा, सेक्शन ऑफिसर सेक्शन का मालिक होता है एक तरीके से, पूरे सेक्शन का। आपके हिसाब से जो ये वाली पोस्ट है जितनी भी, इनमें सबसे पावरफुल की पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे वैसे तो हर पद के अपने कुछ दायित्व हैं और कुछ अपने लाभ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 पद हैं। कौन कौन से? रिव्यू ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर। रिव्यू ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर, मतलब समीक्षा अधिकारी। हाँ। और सेक्शन ऑफिसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी, ओके। ठीक है। और अनुभाग अधिकारी देखा जाए तो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण पद है। अच्छा, क्योंकि पूरे सेक्शन का उसके सेक्शन को वो होल्ड करता है। है। एक सेक्शन ऑफिसर के अंडर में कितने एआरओ और आरओ काम करते होंगे लगभग? सामान्यतः एक सेक्शन ऑफिसर के अंडर 4 से 5 समीक्षा अधिकारी होते हैं। समीक्षा अधिकारी, और 1 या 2 सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। अच्छा, नहीं तो ये एक बात बताइए कि जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी है और समीक्षा अधिकारी है, इन दोनों की जॉब के रोल्स में भी कोई डिफरेंस है क्या? अंतर है। क्या अंतर है? समीक्षा अधिकारी का मुख्यतः काम नोटिंग ड्राफ्टिंग का है। अच्छा, और ओके। एआरओ का काम मूल रूप से जो पत्रावली आती है उन पे नंबर डालना, उनका मूवमेंट को देखना। ठीक है, क्रॉस चेकिंग नहीं कहा जाए। जैसे कोई हम पत्रावली है, जैसे विपत्त कोई आपकी कोई सेक्शन में आपके कोई पत्र आया, तो उस पत्र पे मार्किंग जो की जाती है कि कौन वो पत्र को व्यवहृत किसके द्वारा किया जाएगा, वो काम को होता है सेक्शन ऑफिसर। जैसे सेक्शन ऑफिसर ने मार्क किया कि ये पत्र है, जैसे किसी का मेडिकल रिम्बर्समेंट आया, हाँ ठीक है, तो उस व्यक्ति का मेडिकल रिम्बर्समेंट के संबंध में कार्रवाई की जानी है, तो सेक्शन ऑफिसर मार्क करेगा कि ये पत्र ये समीक्षा अधिकारी
के द्वारा किया जाएगा, तो उस पर नाम डाले, जैसे मेरा नाम डाले श्री कन्हैया जी या श्री ज्ञान प्रकाश, ठीक। तो उसके बाद उसने मार्क कर दिया, और मार्किंग होने के बाद वो पत्र जो है या वो पत्रावली जो है, पत्र है, वो पत्र सीधे पहुंच जाता है सहायक समीक्षा अधिकारी के पास। सहायक समीक्षा अधिकारी उस पत्र पे एक नंबर डाल देता है, जो सेक्शन में का एक तरीके से उस पत्र के संबंध में नंबर होता है। रजिस्टर में उसको मार्किंग उसकी करता है, एक नंबर डाल देता है, और किसको मार्क है, जैसे श्री कन्हैया जी को मार्क है और किस दिन मार्क हुआ है, वो मतलब उसमें मेंशन कर देता है रजिस्टर में। रजिस्टर में जो सेक्शन में जितने भी पत्र चलते हैं और पत्रावली, और मैंने कहा कि अगर माना कि मुझे उस पत्र जो आया है उसके संबंध में एक फाइल खोलनी है, तो फाइल खोलने का काम भी सहायक समीक्षा अधिकारी करेगा। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फाइल खोल के मुझे दे दीजिए संबंधी। तो फाइल पे नंबर डालना, फिर उसके बाद फाइल नंबर डाल के किसके नाम से फाइल खोली गई है वो उस पर मेंशन करना, ये सहायक समीक्षा अधिकारी काम होता है। अच्छा, तो फाइल का मूवमेंट देखना, ओके, ये मतलब मेन काम है सहायक समीक्षा अधिकारी का। और फाइल उस जब मार्क होके और फाइल खुल के जब हमारे पास आती है, तो उस फाइल पे क्या काम होना है, उस मेडिकल रिम्बर्समेंट के संबंध में, या किसी के रिटायरमेंट ड्यूज से संबंधित रिलेटेड कोई पत्र आया, या किसी की सेवा जोड़ने से संबंधित आया, या किसी को बजट से संबंधित कोई प्रकरण है, तो इन सबसे संबंधित कार्य की शुरुआत जो है पत्रावली पे वो समीक्षा अधिकारी करता है। अच्छा, और उसके आगे की प्रोसीजर एआरओ बताता है। और मैं एक चीज में इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा ज्ञान, कि जितने भी समीक्षा अधिकारी के पद हैं, अच्छा, नाम से पद हैं प्रदेश में जी, चाहे जी, और मैंने देखा जितने भी समीक्षा अधिकारी के पद हैं जो मैं जानता हूँ, चाहे सचिवालय का समीक्षा अधिकारी, राजस्व परिषद का समीक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग का समीक्षा अधिकारी, और हाईकोर्ट का समीक्षा अधिकारी, इन सारे समीक्षा अधिकारियों में मेरा अपनी राय है कि सबसे महत्वपूर्ण समीक्षा अधिकारी का पद सचिवालय का ही है। मतलब सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है वो उत्तर प्रदेश सचिवालय का समीक्षा अधिकारी होता है, वो हमारे साथ है। नहीं, बिल्कुल। और एक अच्छा मतलब समीक्षा अधिकारी का मूल काम क्या है? समीक्षा करना जी। और समीक्षा करना सचिवालय में मैंने महसूस किया, मैंने यहाँ की समीक्षा अधिकारी वास्तव में समीक्षा तो सचिवालय में ही करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। अच्छा, सचिवालय में ही आपकी नोटिस। अच्छा, ये मतलब कई लोग पूछते हैं जैसे कि मतलब अगर प्रेफरेंस दिया जाए तो सबसे टॉप पे कहाँ रखना चाहिए स्टूडेंट्स को? सबसे पहले मेरे हिसाब से सचिवालय रखना चाहिए, सचिवालय का समीक्षा अधिकारी, उसके बाद राजस्व परिषद, उसके बाद राजस्व परिषद, ओके, उसके बाद लोक सेवा आयोग, उसके बाद आयोग। ठीक ठीक ठीक, तीसरे पे। ठीक है, तो ये वाली चीजें हो गई। ठीक है। अच्छा सर, ये मतलब प्रमोशन का आपने जैसे ये तो बता दिया कि भाई एआरओ से आरओ बनने में लगभग 5-6 साल लग जाते हैं, कहीं भी आप किसी भी विभाग में रहें। ठीक है। तो आरओ से फिर एसओ बनने में कितना टाइम लगता है? आरओ से एसओ बनने अभी 2013 बैच का जब सेक्शन ऑफिसर बने तो इन लोग का तो 6 से 7 साल के भीतर इन लोग का सेक्शन ऑफिसर आरओ से तो मतलब 6-7 साल लग जाता है सेक्शन ऑफिसर। समय के साथ थोड़ा और ज्यादा लगेगा। अच्छा, क्यों? लेकिन फिर भी क्योंकि ये लोग पहले बैठ गए तो कई सारी जगह पे वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 7-8-9 साल आप मान सकते हैं, 8-9 साल कि कम से कम इतना लगेगा। तो जैसे एआरओ की सैलरी है, मान लीजिए शायद 64-65 के आसपास है या 67 के आसपास है। एआरओ और आरओ की सैलरी में 3 से 4 हजार का बस अंतर है। तो मतलब आपकी जैसे अगर 74 आई तो उसकी भी 69-70 आएगी। एसओ की कितनी होती है? सेक्शन ऑफिसर की 5400 ग्रेड पे हो जाती है। अच्छा, तो कितनी बढ़ेगी? 5400 ग्रेड पे के हिसाब से आप करीब 56,000 समथिंग ग्रॉस वो बेसिक होती है। फिर उनका एचआरए भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाता है, डीए भी उस हिसाब से 1 लाख तक हो जाती है। तो करीब 1 लाख तक उनकी 90,000 प्लस तो उनकी सैलरी बनती है। 90,000। लेकिन जब तक आप आरओ से एसओ बनते हैं तब तक आपको इंक्रीमेंट लग के करीब इसी के आसपास, क्योंकि कई सारे ऑपरेशन का वो डियरेंस अलाउंस में सब बढ़ जाता है। हर साल इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, डीए बढ़ता है। तो ये जो जैसे इन सब जो ये जॉब्स हैं आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में हर साल लगभग कितने % ग्रोथ होता है? जैसे प्राइवेट वाला मान लो कोई देख रहा हो, आपके 4 अगर आपका स्थायीकरण हो गया है जी, तो आपको 4 से 5 हजार सैलरी आपकी पर हर साल बढ़ जाएगी। मतलब पर महीने की बढ़ जाएगी हर साल। मतलब 1 साल में 60,000 करीब सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब मंथली आपका वही मंथली ऑन एन एवरेज 4-5 हजार रुपये आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, स्थायीकरण होने के बाद ये वाला। हाँ, अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे जो आप बता रहे थे कि समीक्षा अधिकारी में क्या ट्रांसफर वगैरह होते हैं इसमें? नहीं, इस नौकरी की सबसे खास बात इसका स्थायित्व है।
अच्छा, मतलब सबसे जहाँ अच्छी पे चीज़ है होगा कि आप वहीं पे रहेंगे। लखनऊ जैसे शहर में हाँ। आजीवन आप रहना। जैसे इस समय कहाँ सचिवालय में, उत्तर प्रदेश सचिवालय में? उत्तर प्रदेश सचिवालय हजरतगंज में स्थित है। जी। वहीं पे मतलब, और पूरी नौकरी आपकी वहीं 4-5 परिसर हैं। इधर विधान भवन है, सामने लोक भवन है, इधर साइड बापू भवन है, ओके। एनेक्सी बिल्डिंग है, योजना भवन, ये सब मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर ही पूरा अच्छा रेंज अच्छा, में ही सारे परिसर हैं। ठीक और ठीक। आपकी पूरी नौकरी लखनऊ में बीतनी है। हाँ। कहीं आपका ट्रांसफर नहीं है। ओके। सचिवालय में कभी इस विभाग से, कहीं पीडब्ल्यूडी से सिंचाई, सिंचाई से नगर विकास, हाँ। या मतलब कई सारे नगर विकास गृह, इस तरह से गृह से वित्त, इस तरह से ट्रांसफर मतलब होंगे। वहीं लखनऊ में ही गुम हो गया। लेकिन लखनऊ में उसी 1 किलोमीटर के रेंज में ही आपके ट्रांसफर होते रहेंगे। अच्छा, तो मतलब जिन लोगों को भैया ऐसी नौकरी चाहिए, मतलब जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये एक तरह से बढ़िया जॉब है। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी सबसे बढ़िया हाँ, है। लाइफ में कुछ महिलाएं मतलब जैसे मान लो जाना वाना नहीं चाहती ज्यादा ट्रांसफर, तो उन सब के लिए जो मतलब ऐसी टाइप की नौकरी चाहते हैं कि एक ही जगह स्थायित्व रहे। जिनको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, हाँ, जो भी मेल ट्रांसफर और फील्ड की नौकरी से, जो फील्ड की नौकरी के भी कुछ अलग लाभ हैं तो कुछ तनाव भी हैं। सचिवालय की तो नौकरी, ये वाली नौकरी आपकी जैसे डेली ऑफिस जाना पड़ता है? 5 हफ्ते में 5 दिन ऑफिस होता है। और 5 दिन ऑफिस है। कितने बजे से कितने बजे तक? ऑफिस का टाइम 9:30 से 6 है। अच्छा। तो ऑफिशियल टाइम ये है। कई बार थोड़ा काम के हिसाब से, विभाग के हिसाब से कई बार आधा 1 घंटा ज़्यादा भी देना पड़ता है। अच्छा। लेकिन बहुत आरामदायक नौकरी तो है। जब एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें भी देना होता होगा। तो मतलब 5 दिन जैसे, और इसके अलावा कौन कौन से सर, CL PL ये सब है कुछ इसमें? हाँ, पूरे साल भर में 14 CL मिलती है आपको। कैजुअल लीव और कैजुअल लीव हो गई। 31 आपकी अर्न लीव है। अर्न लीव मतलब अगर आपने एक भी नहीं ली तो 31? 31 आपकी पूरे साल भर में 31 अर्न लीव मिलती है। इसके अलावा पूरे नौकरी में आप 12 महीने की मेडिकल लीव ले सकते हैं। 12 महीने मतलब 1 साल की पूरी? 1 साल की मेडिकल तो लीव जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो मतलब तुरंत जाके ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ समय करने के बाद, अगर आप जब तक स्थायीकरण नहीं होता है तब तक 4 महीने की मेडिकल ले सकते हैं। तब तक 4 महीने की ले सकते हैं। ओके। और अगर तो स्थायीकरण प्रोबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 2 साल का प्रोबेशन। 2 साल का प्रोबेशन। तो मतलब जैसे अगर कोई ARO में अपॉइंट होता है तो पहले 2 साल उसका प्रोबेशन है, फिर उसके बाद वो परमानेंट होगा? परमानेंट होगा। और फिर उसके बाद 5 साल लगेंगे? नहीं। अच्छा, वो टोटल मिला के 5 साल? टोटल ड्यूरेशन जो है। ओके। तो मतलब ये जो है पूरा स्थायित्व वाली जॉब है, एक जगह बढ़िया काम है, 5 दिन का वो है, और लीव भी खूब भर भर के है। फैमिली को भरपूर समय दे सकते हैं। फैमिली को भरपूर समय। कोई तैयारी वारी करने वाले लोग अगर आगे कोई मतलब अर्ली एज में अगर इन सब जॉब को ज्वाइन करता है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को, तो वो बाकायदा UPSC और बाकी सब अटेम्प्ट देता रह सकता है। आप काम करना चाहते हैं तो काम करने की भी अवसर है। आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप, कुछ विभाग ऐसे भी हैं कि थोड़ा कम वर्कलोड है, तो आप वहाँ पे भी अपने मतलब आवश्यकता के अनुसार अपने सीनियर से बात करके थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है। एडजस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है वो। अच्छा, मेडिकल क्या फैसिलिटी होती है इसमें? मेडिकल के जैसे आप सरकारी कर्मचारी के लिए मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा तो है पूरे प्रदेश भर में, वैसे यहाँ भी। और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? जैसे गाड़ी वाड़ी कब मिलेगी? गाड़ी विभाग के हिसाब से है। जैसे अगर आप महत्वपूर्ण कुछ विभाग है जैसे PWD, सिंचाई, नगर विकास, अच्छा, इन सब विभागों में सामान्यतः अंडर सेक्रेटरी लेवल से गाड़ी की व्यवस्था का हो जाता है। अंडर सेक्रेटरी। अच्छा, ये प्रमोशन वाला पूरा ग्रोथ बताइए। जैसे ARO, फिर ARO, फिर RO, समीक्षा अधिकारी हो गया, RO, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर स्पेशल सेक्रेटरी। यहाँ तक प्रमोशन होता है ARO। गाड़ी कहाँ से मिलेगी? गाड़ी आपको जो अगर महत्वपूर्ण विभाग में है तो अंडर सेक्रेटरी लेवल से, और कुछ जगह सेक्शन ऑफिसर लेवल से भी गाड़ी की व्यवस्था हो जाती है। गाड़ी की व्यवस्था हो जाती है। और घर वर भी ये लोग देते हैं कुछ कॉलोनी? सरकारी आवास की सुविधा है यहाँ पर। अच्छा। सरकारी और महानगर और टिकैत राय और बादशाह नगर जैसे सबको कंपलसरी मिलता है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि जैसे जैसे वैकेंसी सिलेक्शन हो रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन कुल मिला के 3-4 साल के भीतर आपको सरकारी आवास प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। जैसे कुछ लोग की कि मुझे यही स्पेसिफिक चाहिए, तो वो स्पेसिफिक आवास और जगह पाने में समय ज़्यादा लग जाता है। लेकिन आपको ये है कि कहीं भी सरकारी आवास मिल जाए लखनऊ में तो वो आपको और जल्दी मिल जाएगा, 1 से 2 साल के भीतर ही मिल जाएगा। अच्छा, मतलब जॉब प्रोबेशन कंप्लीट होते ही 1 से 2 साल? उससे पहले भी मिल सकता है। उससे पहले भी मिल सकता है। अब कहाँ लेना चाहते हैं ये मैं, मतलब देखिए, ARO एक बहुत ही रेपुटेड जॉब है, सेफ जॉब है, जिंदगी में स्थायित्व आ जाता है, एक जगह ही है, ये और बढ़िया चीज़ है। अदरवाइज देखिए PCS और IAS वाले लोग तो बेचारे ट्रांसफर ही के चक्कर में बड़े परेशान रहते हैं।
कोई भी अगर जो है कुछ ज़्यादा उसने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, सीधा ट्रांसफ़र। सेफ नौकरी है, सुरक्षित सेफ नौकरी है, सुरक्षित नौकरी है, स्थायित्व है। अच्छा सर, ये जैसे आजकल ना कई सारे विभागीय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सोशल मीडिया में अटेंशन पाने के लिए जहाँ पे वो कार्यरत हैं वहाँ की गोपनीय जो सीक्रेसी होती है, जैसे मान लीजिए आयोग के जो अंदर की आप लोग की कार्यप्रणाली है भाई, जो डेट्स वेट्स है वो सब लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी करते हैं, तो वो लोग जो है जबरदस्ती अपने को ग्लैमराइज करने के लिए आयोग की जो ये गोपनीय सूचनाएं लीक करते हैं। तो क्या इनमें कोई मतलब इस विषय में प्रदेश सरकार की कार्मिक नियमावली में इस विषय में कोई प्रावधान है कि नहीं है? पहली चीज़ तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जी जिससे गोपनीयता भंग हो जी, क्योंकि हम लोग प्रशासन में पढ़ते रहे हैं। हाँ और ऐसे भी नौकरी का एक नियम है कि गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए जी तो ये तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, अंदर की बात जो है बाहर डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए जी। ठीक है। और इस संबंध में आपने पूछा तो सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 भी है। अच्छा, फिर कुछ अनुशासन सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 भी इस संबंध में जी। तो मतलब प्रावधान है प्रावधान तो है, बिल्कुल है। अच्छा, और इससे बचना ही चाहिए, अपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आपकी नौकरी पे संकट आ जाए। अच्छा एक बात ये बताइए कि जैसे ये लोग जो है अपने आप को ग्लैमराइज करने के लिए आयोग का, वैसे देखिए वैसे क्या तरीका है कि भाई आयोग का एक कैलेंडर आता है, वो वार्षिक कैलेंडर होता है, उसमें वो पूरा डेट्स वगैरह लिख के दे देते हैं। ये लोग ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स में जो है ज़बरदस्ती का एक तरह से आप समझ रहे हैं डर पैदा करने के लिए, या फिर कि वो वाला होता है ना कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमसे नहीं पढ़ो नहीं तो सब छूट जाएगा तुम्हारा। एक बात आप बताइए, आप सचिवालय से हैं, तो क्या सचिवालय अपना कोई पेड ग्रुप चलाता है कि जिससे डायरेक्ट एंट्री वहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ लोग को क्लेम करते हैं ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर कोई क्लेम करता है तो गलत ही क्लेम कर रहा है, गलत क्लेम कर रहा है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स को क्या राय देना चाहेंगे? स्टूडेंट को राय देना चाहेंगे कि गाइडेंस किससे मिल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस, मटेरियल, कोचिंग्स बहुत कुछ है ठीक है। और हम लोग का भी जो एक टाइम गया काफ़ी हो सकता है इसीलिए गया है क्योंकि हम लोग भी गलत कोचिंग और गलत गाइडेंस और खुद अपनी भी बहुत सारी गलतियां रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग और हम उन्हीं को दोष दें। देखिए मेहनत तो सर आप ही को करनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन अगर कोई मेहनत करने को तैयार है और उसको सही गाइडेंस और मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो गलती पढ़ता जा रहा है तो कहाँ हो पाएगा? गलत आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, केवल किसी का नाम देख के और पद देख के उसके पीछे भागना भी ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई समीक्षा अधिकारी खुद बन गया है, जैसे आप, अगर आप मान लीजिए, मैं वैसे आप पे नहीं कर रहे हैं, वैसे कोई और समीक्षा अधिकारी है, वो क्या प्राइवेट कोचिंग का कोर्स चला सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा चला सकता है। जहाँ तक मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं। सरकारी नियमावली में है वो वैसे कि कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं जहाँ आर्थिक लाभ हो। ऐसा बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं और करनी भी नहीं चाहिए। बाकी अगर कुछ लोग सर, पता है ये आजकल जैसे कुछ सोशल मीडिया में बहुत सारा चल रहा था कि कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि भाई वो समीक्षा अधिकारी खुद हैं और उनका सचिवालय का पेड ग्रुप है। मतलब वो इस तरह से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश का जो सचिवालय है, आप समझ रहे हैं, वो लोग अपना पेड ग्रुप चला रहे हैं कि भाई आओ एडमिशन लो और डायरेक्ट अंदर। ये नहीं है ना सर? नहीं, कि इधर से आलू डाला उधर से निकाला, ये नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके लिए समान व्यवस्था है। जी जी जी, ठीक है। चलिए फिर आप ये वाली चीजों पे आगे एक चीज और ऐड करना चाहेंगे जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जो जैसे मैं हूँ समीक्षा अधिकारी हूँ, ये नहीं है कि मैं अगर कल कोचिंग खोल के स्टार्ट करूँ अपने और कहूँ कि मैं ही सबसे बेस्ट सिलेक्शन दे लोगों सेलेक्ट करवा पाऊँगा, ऐसा नहीं। देखा जाए तो मुझे भी तो आपकी कोचिंग 2017 में जब मैंने ज्वाइन की तो उस समय मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन उतने ज़्यादा तब हम ही लोग स्टार्ट किए थे, उतने थे भी नहीं, कोई था ही नहीं सर तब। तो मुझे तो देखा जाए कि आप ही कोचिंग में मैंने आर स्पेसिफिक जितना कुछ पढ़ा कि आप ही के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यहीं से पढ़ा था, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ा था। अच्छा ये बताइए, आपने ऐसा क्या खास किया कि आप चयनित हो पाए किंतु अन्य लोग नहीं? नॉर्मली थोड़ा मेहनत हर किसी को करनी पड़ेगी। हाँ। कितना पढ़ते थे आप जब पढ़ते थे तो डेली कितने घंटे? सामान्यतः 5-6 घंटा हम लोग पढ़ाई करते ही थे। दिल्ली में रहते थे उस समय जी। और
ऑनलाइन वीडियोस देख के जो है हाँ 1-2 घंटा और मान लें आप, अच्छा तो 6-7 घंटा तक हो जाता टोटल अगर देख लिया जाए तो। ठीक। तो सर ये जैसे ये तैयारी के दौरान पर ध्यान केंद्रित कैसे रखें, मतलब जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं। हाँ जैसे आप भी जो है इंजीनियरिंग रहे हैं, पहले आपने प्राइवेट जॉब अब करी थी, ठीक है। आपके दोस्त कई सारे अलग अलग प्राइवेट जॉबों में, कोई 40 लाख का पैकेज, कोई 50 लाख का पैकेज, बिल्कुल ये सब जो सोशल मीडिया पर डालते होंगे कि गाड़ी हमने ले लिया आज, ये घर ले लिया आज, वो फ्लैट, ये चीज़ें, इन सब से कैसे, मतलब आपने अपने आप को कैसे संतुलित करके बाकायदा भाई फोकस करके कैसे मतलब निकाला ये एग्ज़ाम? जब हम लोग इस तैयारी में आते हैं ना, तो एक अगर आप किसी भी चीज़ में पढ़ना, मतलब पढ़ाई चालू, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक व्यक्ति इन सब चीज़ों से डिटैच हो ही जाता है यार। आपको सिलेक्शन अगर वो सीरियस है, सीरियस है। हाँ। और कौन क्या कितना आगे पहुंचा है उससे कोई मतलब आदमी को सोचना ही चाहिए, हम कितना आगे बढ़ना है ये मायने है। तो भैया दुनिया को ना देखो, अपने रिलेटिवली देखो कि भाई तुमने 1 साल पहले क्या थे और वहां से यहाँ तक कितना और ग्रोथ कर लिया। बिल्कुल। और प्राइवेट सेक्टर के भी अपने अलग लाभ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के भी अपने अलग लाभ हैं जी। तो अगर हम इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं तो हमको प्राइवेट सेक्टर के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि उसके के पास इतना पैकेज है, क्योंकि जो आपके पास है वो उसके पास भी नहीं है। भाई भौकाल है, रुतबा है, आप लोग के पास जो एक पावर होती है, तो सर वो कहा जाता है ना कि भाई विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कि भाई पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप पे कितनी सारी चीजें जो है टिकी हुई होती हैं। आप जितना मदद कर सकते हैं किसी की सरकारी सेवक, वो प्राइवेट व्यक्ति उतनी मदद भी नहीं कर सकता। ये बात सही अगर है। आपके अंदर सेवा भाव है किसी को, मतलब सामान्य व्यक्ति भी सरकारी कर्मचारी में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति की तुलना में ज्यादा मदद कर सकता है। ये बात तो है। और किसी भी प्राइवेट की तुलना में उसके पास अधिकार ज्यादा है, अधिकार ज्यादा है, पावर ज्यादा है, फैसिलिटीज ज्यादा है, उसकी सुनवाई भी ज्यादा सेफ्टी ज्यादा, हाँ सुनवाई ज्यादा होगी। कहीं पुलिस में भी जाएंगे तो आप भाई अधिकारी हैं तो पहले आपको सुना जाएगा। इस तरह के आदेश भी हैं कि जैसे एक आदेश है सचिवालय के कर्मचारियों के लिए कि किसी भी थाने या कहीं पे उनकी सुनवाई भी सबसे पहले होगी, उनकी प्राथमिकता दी जाएगी उनके मामलों को। तो मतलब भैया अगर आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं तो जो वो वाले रुतबे कि भाई भौकाल है, जो है फैसिलिटीज़ हैं, सेफ्टी है, मेडिकल फैसिलिटी है, स्थायित्व है, ये सब इतनी चीज़ें मिल तो गई, और क्या चाहिए यार? क्या बिलियनियर ही बनना है क्या? सीधा बिलियनियर बनना है तो सीधे छोड़ो जॉब, कूद जाओ यूनिकॉर्न में। तो ये वाली चीज़ें हैं। खैर सर ये बताइए कि जैसे परिश्रम, अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन, इन सब का कितना महत्व है चयनित होने में? सारी चीज़ों का महत्व है और साथ में थोड़ा किस्मत भी। थोड़ी किस्मत भी। अच्छा, प्रयागराज में कुछ लोग का कहना है कि भाई ये समीक्षा अधिकारी की तैयारी प्रयागराज में रहे बिना हो ही नहीं सकती है। अब वो समय नहीं रहा, अब व्यक्ति घर में बैठ के अच्छी कोचिंग्स के माध्यम से खुद सेल्फ स्टडी करके सफल हो सकता है सब। लेकिन बस वही मैंने कहा ना कि 10 जगह से पढ़ने की जगह एक स्पेसिफिक, लेकिन एक ही जगह से पढ़े। हाँ, तो मतलब प्रयागराज में रहे बिना भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। तो जो स्टूडेंट इस शुरुआत की तैयारी से अंत तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे भरोसा करना चाहते हैं, इस पे आप क्या सुझाव देंगे? और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री इनिशिएटिव, जो हमारे फ्री करंट अफेयर होते हैं, पापा वीडियो होते हैं, जीएस के पूरी टेस्ट सीरीज, आपको पता है कि पेड ग्रुप में जो है सब हम फ्री वीडियो दे देते हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसा, आप छात्रों को रिकमेंड करते हैं कि भाई ये वाले फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने चाहिए उनको कि नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए फ्री बिल्कुल करने चाहिए। और देखा जाए तो बहुत सारे वीडियोस तो मैंने भी जब आपका जो कोर्स ज्वाइन किए थे तो मैंने तो ऑनलाइन वीडियोस देख के और उससे पढ़ के मैंने आरओ की जानकारी, क्या हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जीएस में क्या स्पेसिफिक होता है, यूपी स्पेसिफिक, तो मैंने तो ऑनलाइन ही सब फ्री। लेकिन कुल मिला के पेड कोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा फीस आपके यहाँ है नहीं। तो मुझे बहुत वो नहीं लगता कि इतनी कोई आज के समय जहाँ पे दिल्ली में आप जाइए 1-1 लाख रुपए कम से कम फीस हो रही है, उसकी तुलना में तो बहुत कम। हमारे सर कोर्सेज ऐसे होते हैं कि मान लीजिए 3-4-5 हज़ार रुपये फीस है उसमें, लेकिन हम एक साल, अब हमारे आरओ के कोर्सेज में आपको बताऊँ मई 2022 से चल रहे हैं। अच्छा। अभी तक फैसिलिटी दे रहे हैं, डेली डाउट क्लियरेंस भी, पेड क्विज भी डेली, पूरी प्रैक्टिस भी चल रही है, पूरा अपडेट्स भी दे रहे हैं, करंट अफेयर भी दे रहे हैं, हिंदी भी दे रहे हैं, पेड क्विज से लेके मतलब हर जगह पूरा अपडेटेड है। 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी दे रहे हैं, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक देते रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा फीस के बिना। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप मतलब स्टूडेंट के लिए इतना कुछ। और
स्टूडेंट भी मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखे हाँ। कि वो भी 10 जगह ना भागे। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एक जगह से उसे मिल रहा है तो उसी चीज़ को तो 3 इनिशिएटिव स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल ही करने चाहिए, जितना कुछ सीख पाए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई सुधार कर सकते हैं हम लोग? एक चीज़ ये लगता है कि जैसे आप लोग पूरा ऑनलाइन ही है हर जगह, हाँ, ये वाली तो चीज़ थोड़ा सा जैसे कि कई बार होता है कि ऑनलाइन पढ़ने में क्या होता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं और बीच में कोई काम आ गया तो हम वीडियो पॉज करके चले गए, तो कंसंट्रेशन जो है लगातार व्यक्ति का नहीं बन पाता। तो ऑफलाइन में कंसंट्रेशन भी थोड़ा ज़्यादा बनता है। ऑफलाइन मतलब हम लोग को आना चाहिए। हाँ, ऑफलाइन आना भी चाहिए। और स्टेट स्पेसिफिक अगर जो एग्ज़ाम्स है उनमें मतलब बच्चों के लिए अच्छा मतलब विकल्प भी तैयार होगा एक कोचिंग्स का। कुछ पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए थोड़ा। क्या करते हैं आप जब जॉब में नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं? जॉब में नहीं होते हैं तो घर पे समय बिताते हैं। कैसे? माताजी पिताजी हैं, वाइफ हैं, हाँ। तो अधिकांश कभी घूमने कहीं बाहर आसपास निकल जाते हैं, मूवी देखने निकल जाते हैं। कोई दोस्ती यारी करनी चाहिए? दोस्ती बिल्कुल करनी चाहिए। लड़कियों से कि लड़कों से? अरे जिससे आपका कनेक्शन बन जाए जिससे कनेक्शन बन जाए, जिससे भी बन जाए, जिससे बन जाए, मतलब मजा आ जाए, जिससे नहीं, जिससे जो आपके बढ़ने में आगे बढ़ने में जो हेल्प करे। जो तो ये तो सर फिर ये सेल्फिशनेस हो गई। सेल्फिश नहीं, आप भी उसके आगे बढ़ने में उसको हेल्प करें। दोनों लोग एक दूसरे को मदद करें। लेकिन ये जो आजकल जो ऐड आते हैं कि दोस्त तो कमीने होते हैं, अरे वो ऐसे ही चला रहे हैं। खैर, शादी हो गई आपकी? हाँ बिल्कुल हो गई, बताया मैंने। शादी के बारे में क्या राय है आपकी? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। ये इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि घर में आपकी वाइफ वो बैठी है बेलन लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शादी, और सही बात तो ये है कि अगर अच्छा पार्टनर होता है तो अगर आप लाइफ में हर चीज़ में हेल्प भी मिलती है। अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में जो स्ट्रगल होता है, अगर आपकी शादी हो गई तो अच्छा पार्टनर उस चीज़ में हेल्प करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करता है। आप अगर जैसे माना समीक्षा अधिकारी बन गए और आपकी शादी हो गई, तो आप देखोगे कि आपको पीसीएस की तैयारी करनी है तो उसमें मदद मिलेगी इस तरह से कि आपको बहुत सारे बैठे बैठे आपको ना खाने की चिंता है और ना ही आपको घर को अपने, मान लीजिए आपकी वाइफ भी समीक्षा अधिकारी हुई तब तो और भी अच्छा है। फिर उससे क्या होगा कि दोनों लोग एक दूसरे को पढ़ाई में, अगर दोनों लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते जाएंगे कि भाई आप भी आगे बढ़ो, एक दूसरे को देख के मोटिवेशन भी मिलता है। और उस केस में तो आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी, तो आपके पास रिसोर्स भी और तैयार हो जाएंगे आगे बढ़ने। कॉलेज में सर आप वैसे एनआईटी इलाहाबाद से जब रहे हैं तो क्या वहाँ पे कोई अपने वैसी गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं मेरा इस तरह कोई और कुछ चीजें, मतलब कोई केस ऐसा जो बताना चाहेंगे आज खुलासा एकदम? कोई ऐसा सीक्रेट नहीं खोलेंगे अपना? घर भी जाना है हमको। घर भी जाना है। अच्छा, फिल्मों के नहीं, ये वाला भी नीचे। अच्छा, यूपीपीएससी आयोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई ईमानदारी से मेहनत करके लगातार हार्डवर्क करता है, टू द पॉइंट सिलेबस को फॉलो करता है, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करता है, सिलेक्शन ले सकता है ईमानदारी से? किसमें? लोकसेवा आयोग? लोकसेवा आयोग में, मतलब ये पीसीएस परीक्षा में? यूपीपीएससी की सारी परीक्षाओं में? बिल्कुल, उसका अब मेहनत का तो कोई विकल्प है ही नहीं। अब मैंने कहा ना कि मेहनत तो आपको लगातार परिश्रम करनी पड़ेगी और थोड़ा किस्मत का भी इसमें थोड़ा बहुत जो है। कितना परसेंट? जितना भी परसेंट है, असली तो अंत में वो ही जो है एक तरीके से कहा जाए। हाँ, कि चाहे जितना मेहनत कर लो, मान लो उस दिन एक्सीडेंट हो गया तो कैसे पेपर दे पाओगे? बिल्कुल, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपको जो इसी टाइप की ये नया सेगमेंट हमने इस बार लॉन्च किया है, फन टाइम। जीवन क्या है? समीक्षा अधिकारी के लिए जीवन क्या है? जीवन समीक्षा अधिकारी के रूप में नहीं कहूँगा, अपने ऐसे बताइए, लिए कहूँगा कि मतलब निरंतर आगे बढ़ते जाना, अपना प्रयास करना, सपनों को पूरा करना, जो हमेशा कुछ ना कुछ गोल सेट करते रहना और उनको पाने के लिए प्रयास करना। अच्छा, ये है पूरा जीवन? हाँ, मतलब तो आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? थोड़ा हाँ, थोड़ा नहीं, पूरा कंप्लीट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संतुष्टि हो जाएगी तो फिर जीने का मतलब है। बिल्कुल फिर जो है आगे बढ़ने फिर तो कह दो कि हम संतुष्ट हो गए, हम जा रहे हैं, बैराग लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसे संतोष प्राप्त होगा? संतोष
कंप्लीट तो किसी को नहीं प्राप्त हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, ये है कि एक लक्ष्य जो भी बनाए उसको पाने के बाद वो पूरा होता है तो एक अलग संतुष्टि मिलती है। लेकिन उसको संतुष्टि के साथ फिर एक नया लक्ष्य सामने कुछ ना कुछ आ जाता है, फिर उसको पाने प्रयास करता है, तो एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। अच्छा, कंप्लीट समीक्षा अधिकारी नहीं होते अगर आप, तो क्या होते हैं? समीक्षा अधिकारी नहीं होते तो मैं आईटी सेक्टर में था, बताए आपको, कैपजेमिनी में था, उसी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ही रहता, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही, और ठीक ठाक अपना पैकेज होता उसमें भी। लेकिन कम से कम 30-40-50 लाख तो होता ही। हाँ, जो भी होता, लेकिन ये भी लाइफ अच्छी है। एक यहाँ अलग स्थायित्व, उसके अलग फायदे थे। फिर लेकिन वही बात है, बेंगलुरु में भागदौड़ वाली जिंदगी बहुत है। भागदौड़ होती, परिवार को समय कम दे पाता व्यक्ति। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह में आपने इसे काम किया है, तो वहाँ पे मतलब कई बार जो है बहुत वर्किंग बहुत आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं ना, वो वाली प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वर्किंग और भी ज़्यादा होते हैं, रिसेशन है, इन सब की एक, जिससे यहाँ क्या है, थोड़ी सिक्योरिटी सी महसूस होती है कि दुनिया कुछ भी चली जाए, आर्थिक मंदी अपने को हाँ, मतलब अपने लोग को जो स्थायित्व रहता है। हाँ। और मतलब ये है कि आपके थाली में रोटी सब्जी हमेशा बनी रहेगी, सरकारी नौकरी का ये है। आप हो सकता है बड़े रोज होटल में ना खा पाए, हाँ, लेकिन एक बढ़िया जो है अच्छी रिस्पेक्टेड भौकाली पावरफुल लाइफ आप जी सकते हाँ, अपने परिवार को सम्मानजनक आप। हैं। जब कोई छू ही नहीं सकता है सचिवालय के लोगों को, तो फिर मतलब सम्मानजनक क्या, फिर तो भौकाली लाइफ है ना। बिल्कुल छूने वाला बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि कई नौकरियों की तुलना में सचिवालय के समीक्षा अधिकारी का पद बहुत वास्तव में बहुत अच्छा है। तो भैया इससे समझ में आया कि आरओ का सबसे पावरफुल पद है उत्तर प्रदेश सचिवालय का समीक्षा अधिकारी से स्टार्ट करना। बिल्कुल। मनुष्य क्या चाहता है, वो सब कुछ प्राप्त कर, जो मनुष्य चाहता है क्या सब कुछ प्राप्त कर सकता है? हाँ ना में उत्तर दे बस। नहीं प्राप्त कर सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है नहीं प्राप्त कर सकता। तो मतलब अगर वो नहीं प्राप्त कर सकता है, तो मतलब कुछ उसके प्रयत्न बताएंगे कि कैसे, क्या अगर चाहे कुछ अब कैसे प्राप्त हो? पाने योग्य इंसान व्यक्ति बहुत कुछ सोचता, मन में तो बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन सब तो नहीं पाया जा सकता। कुछ चीज़ों पे जो पाने योग्य। ठीक है। अच्छा, आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म या किताब का नाम बताइए। मूवीज तो मतलब वैसी वाली नहीं सर, मतलब नॉर्मल वाली नॉर्मल वाली। वैसे तो कई सारी मूवीज़ हैं हिंदी मूवी में, तो भाई जो भी थोड़ा इनकरेज करती हैं, 3 इडियट्स हो गई, चाहे आमिर खान की अक्सर अधिकांश मूवीज जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, शाहरुख खान और सलमान खान की नहीं, इनकी भी पसंद है, लेकिन अलग जोन की पसंद है। तो फिर ये अक्षय कुमार की मूवी, मतलब बहुत सारे अलग अलग मूवीज, लेकिन अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा, तो एक मूवी थी जिसकी अभी रीमेक भी बनी है, फॉरेस्ट गंप की, लाल सिंह चड्ढा से। तो फॉरेस्ट गंप जो मैंने देखी थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। अच्छा, इसके अलावा एक शॉशैंक रिडेम्पशन थी, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। कॉलेज लाइफ में तो आप अक्सर इंजीनियर रहे हैं, तो आप हाँ, हम लोग कई सारी और भी मूवीज देखते होंगे सर। हंसी बता रही है सर आपकी। वो सब लोग देखते हैं जो लोग सुन भी रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सोशल मीडिया में 24 घंटे से अधिकतम कितना यूज़ करना चाहिए आपके हिसाब से? अगर स्टूडेंट को तो बिल्कुल ही सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। फेसबुक बंद कर दो। मैं भी इसको अवॉइड नहीं कर पाता, दूसरों की नहीं कहूँगा, लेकिन वास्तव में तो अगर आपको मोबाइल केवल कुछ लर्निंग के लिए यूज होना चाहिए, सीखने। ये बहुत बढ़िया बात करिए। जो स्टूडेंट लोग मोबाइल लिए हैं ना, वो लोग लर्निंग के लिए यूज़ करें भैया। यूट्यूब में जो चैनल में हमारे स्टडी फॉर सिविल में फ्री इनिशिएटिव, वो देखें तो ज़्यादा बेटर फायदा होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप किसी ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बताइए जिन्होंने आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। कौन है? ऐसे तो मेरा पूरा परिवार ही मतलब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे मम्मी पापा, भाई, दोनों बहनें, पत्नी भाभी जी, भी समझ लेना घर जाना है। और लेकिन सफलता की बात करें, हाँ, तो जब मेरी जो सफलता समीक्षा अधिकारी में, तो उसमें मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। और अभी तक के पूरे जीवन में तो मुझे मतलब मेरा भाई से मतलब बड़ा बहुत ही उन्होंने सपोर्ट भी किया, और जो सीखने को मुझे अपने भाई से मिला, और उनका नाम घनश्याम तिवारी है जी,
और जितना मुझे अपने भाई से सीखने को मिला, एज ए व्यक्ति के रूप में भी कभी अवसर आएगा मतलब तो मोरल सपोर्ट भी दिया उन्होंने, हर तरह का सपोर्ट दिया। हाँ, मतलब अपने भाइयों के लिए तो उनका सपोर्ट रहा ही, एज ए व्यक्ति के रूप में भी बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है उनका। अच्छा। और मतलब एक जैसे एक आदर्श व्यक्ति जो है उस तरह का आप उनका नेचर पाएंगे। और हर कदम पे किसी का भी उन्होंने, जैसे अकुल परिवार का ही नहीं, कई अन्य लोगों का भी उन्होंने जिस तरह से सहयोग किया है, तो मुझे लाइफ में जैसे कुछ अच्छा करने के लिए कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे अपने भाई से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा भाई वास्तव में बहुत अच्छा इंसान है, उसमें कोई चलिए भैया, ये घनश्याम तिवारी जी जरूर देख रहे होंगे, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि इसमें भैया मेरा यूएस में उन्होंने एक समीक्षा अधिकारी को इस काबिल बनाया कि भाई जब आज की डेट में। बिल्कुल, आप जानते ही हैं कि जब नौकरी छोड़ के दिल्ली में व्यक्ति तैयारी करता है तो बहुत आर्थिक और इसकी जरूरत होती है पैसों की, तो उस समय सपोर्ट बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, हर तरीके से सपोर्ट भाई ने किया। तो ये सब। अच्छा, अपनी किसी 2 चारित्रिक दुर्बलताएं, मतलब बैड हैबिट्स के बारे में बताइए जिन्हें आप बदलना चाहेंगे अपने जीवन में, जल्दी से जल्दी। क्रोध, मुझे क्रोध थोड़ा आता है। अच्छा, और किस चीजों में? जैसे कई बार कोई झूठ बोले, कई बार खुद में पेशेंस लेवल कम होने कई बार हो जाता है। अच्छा। जैसे कई बार अगर हम किसी को 2 या 3 बार, या खुद में भी जो है 2-3 बार किसी काम के लिए कहते हैं, वो नहीं होता है, तो जो काम लगता है कि इसको कूट दे सीधा। हाँ, कम से कम क्रोध तो, गुस्सा तो आ जाता है उस समय, अंदर से तो लगता ही होगा कि कूट दे इसको यार सीधा, तभी मानेगा ही। और दूसरा ये है कि एक कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा, कोई भी, जबकि आप तो ये कंसिस्टेंसी जॉब पाने से पहले थी या अब एकदम से हट गई है? थोड़ी कंसिस्टेंसी जॉब पाने से तो पहले थी। हाँ, तभी थोड़ी सफलता मिली है लाइफ में। शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी 2020 दिसंबर में। तो तब से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ली है क्या? ये मैं कह नहीं सकता इस तरह से। अच्छा, सरकारी नौकरी के 2 फायदे और 2-4 नुकसान बताइए। फायदा ये है कि एक आपकी मतलब सुरक्षा तो मैंने बताया ही है कि नौकरी सेफ्टी वाला, स्थायित्व वाला हो गया, रहता है, पावरफुल भोकाल, वो सब हो गया। बिल्कुल। और क्या लगता है फायदा? जैसे कुछ मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया। इसके अलावा आपको जैसे सचिवालय की नौकरी में कुछ समय में सरकारी आवास की सुविधा प्राप्त हो जाती है। छुट्टी भी खूब, छुट्टियाँ भी आपको मिल जाती है, ठीक है, आवश्यकता अनुसार आप छुट्टियाँ भी ले सकते हैं। निगेटिव पॉइंट बताइए अब। परिवार को समय भी दे सकते हैं। और निगेटिव पॉइंट का ये है कि नुकसान, मतलब जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में ये है कि आप कुछ अलग इनोवेशंस के ज़्यादा अवसर होते हैं, क्रिएटिविटी के अवसर ज़्यादा होते हैं। सरकारी नौकरी में बहुत क्रिएटिव इसके अवसर जो है, स्पेशली समीक्षा अधिकारी का पद हो चाहे कुछ और पद हो, उन पर उतने अवसर नहीं प्राप्त होते। अच्छा, ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हैं। और आउट ऑफ टर्म आपके लिए कुछ, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें अगर आप लाना चाहें तो वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हाँ, आउट ऑफ टर्म जैसे प्रमोशन भी नहीं है बिल्कुल की बिल्कुल ही आप अलग। हाँ, मतलब उसमें भी 5-6-7 साल लग ही जाता है आपको जो है, ठीक है। तो चाहे जितना भी आप बढ़िया काम करें, पूरा मेहनत कर लें, रात दिन एक कर दें, फिर भी वो 5-6 साल में ही होगा। हाँ, वो जो प्रमोशन जो आपकी सीनियरिटी बन जाती है उसी हिसाब से होंगे। अच्छा, आपको लीग से अलग हटके, मतलब कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स या एकदम से कोई टैलेंट के बेसिस पे प्रमोशन नहीं होता है। टैलेंट बेसिस पे बहुत प्रमोशन नहीं। हाँ, आपको आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज होते हैं आप। लेकिन आप जो सोचें कि कुछ मुझे मॉनेटरी या किसी टर्म्स में मतलब तुरंत भाई 1 साल के अंदर हमको कुछ पोस्ट वाइज कुछ बेनिफिट हो जाए, तो वो नहीं होगा आपको। अच्छा, लेकिन कुल मिला के फायदे ज़्यादा हैं। अच्छा, नुकसान उतने नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जैसे एक सामान्य स्टूडेंट है तो वो पैसा कहाँ ज़्यादा कमा सकता है, सरकारी में कि प्राइवेट में? सामान्य स्टूडेंट अगर प्राइवेट में किस टाइप की आप नौकरी करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जैसे हम लोग हो गए, ज्ञान आप थे, हम लोग थे, तो हम लोग कारपोरेट इंडस्ट्री में थे, आईटी सेक्टर में थे, तो वहाँ आप आईटी में थे, मैं ऑटोमोबाइल में था। आप ऑटोमोबाइल में, तो ये सब इंडस्ट्रीज में आपके समय के साथ ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन आप कुछ अलग अदर सेक्टर में चले जाएं, आपके पास कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड डिग्री नहीं है, तो आप उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती प्राइवेट में।
और इसके कंपेयर गवर्नमेंट में अगर आप देखा जाए तो स्टार्टिंग किसी की 70,000 से कोई नौकरी 74,000 रुपये से सैलरी हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है। तो इवन प्राइवेट में भी IIT और NITs के कुछ स्टूडेंट की स्टार्टिंग सैलरी इतनी होती है। आप अगर एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आपको 70-75,000 से स्टार्टिंग आपकी नहीं होती है। वहाँ प्राइवेट में आपको इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ये सब कंपनी जो है बहुत कम स्टार्टिंग इन लोगों 20-30,000। हाँ, इन्फोसिस तो मुझे लगता है 17-18,000 हो सकता है, और पहले करते थे, अब ज़्यादा शायद बढ़ा दिया। अच्छा, बढ़ा दिया है तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये सब तो उसकी तुलना में तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जीवन में रिस्क लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन अगर वो वही वाली बात है कि भाई रिस्क लिया और फिर बर्बाद हो गया तब? लेकिन रिस्क नहीं लिया तो भी मन में एक मलाल रहता है कि हमने, और अगर आप योग्य हैं, हाँ, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है कि नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये मुझे लगता है हर व्यक्ति योग्य है, ये मेरा बस उसको पहचाननी पड़ेगी। बस पहचानना पड़ा, किसी एक फील्ड में पकड़ के एक्सेल होना पड़ता अपने आप को जी। और इस मामले में तो सबसे उदाहरण आप हो गया जी, कि आप भी MIT से पढ़े, अच्छी जॉब कर रहे थे, बहुत कुछ, और आप अपने लाइफ में, मैं तो थोड़ा सनकी टाइप का हूँ, मैं तो छोड़ दी थी एकदम से, मेरा मूड आया कि चलो अब इधर अलग तरफ चलते हैं। और रिस्क लिया, इतने अच्छे, और कॉलेज में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन ये सब आपने रिस्क लिया, उसके बाद आप इस फील्ड में आप अच्छा कर रहे हो, और बच्चों के लिए एक अच्छा, इन सब मतलब कोचिंग की कंपटीशन से इतर एक बात है कि बच्चों के लिए एक अच्छा मतलब मार्गदर्शक होना भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, वैसे हमारे सर ये है कि जो भी हमारे पेड है वो सब कुछ फ्री है, मतलब कोई पेड में नहीं आना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब कुछ अगर मेहनत करेंगे, टेलीग्राम में हमारे फ्री क्विज फॉलो करिए, पूरे टेलीग्राम में चैनल फॉलो करके पूरा सब वो सब देते रहते हैं, बाकायदा करंट अपडेट और सब, और यूट्यूब में सारे चीज़ों के फ्री वीडियो हैं। एक मैंने वो चलाया था कमिटमेंट वाली चीज़ कि भाई वीडियो फ्री थे, वीडियो फ्री हैं और वीडियो फ्री रहेंगे, जबकि बाकी जो हमारी लाइन के लोग हैं मतलब एडटेक वाले, वो वीडियो ही सेल करते हैं। अच्छा, मैंने वही चीज़ फ्री करी है। अभी BPSC में 2nd रैंक जो है निकिता कुमारी जी, जानते हैं हमें, वो भी जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हुई हैं, और ऐसे कई सारे स्टेट पीसेज में, हरियाणा पीसेज में भी टॉपर हुए हैं राजत अवस्थी, वो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हैं। तो अभी तक UPPSC में ही था, अब कई अदर PCS में भी धीरे धीरे जो है हम लोग फैल रहे हैं। तो अच्छा, ये लास्ट वही है कि भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में सर 2 पंक्तियाँ बताइए बस, इसके बारे में क्या सोचते हैं? जब भी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स की बात आती है, अच्छा, तो सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मैं आपको जानता हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, आप मेरे जूनियर और बहुत मित्र हैं इसलिए नहीं, ये वास्तव में मुझे भी फ़ायदा हुआ है जी। और आपके कोर्सेज वास्तव में एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। हम लोग बुक्स पढ़ के या इधर उधर के मटेरियल पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय, लेकिन मुझे जो फ़ायदा हुआ वो ज्ञान आप ही की कोचिंग से हुआ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि जब मैं UPSC स्पेसिफिक तैयारी में और स्टेट की तैयारी में भी बहुत सारा अंतर होता है। हाँ, ये फैक्चुअल नेचर के एग्जाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब यहाँ पे एग्जाम की डिमांड अलग है भाई, यहाँ पे तो उतने ही स्पेसिफिक फैक्ट चाहिए जो इनको पूछने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो उसी के लिए, इसीलिए हम हमारा तो फंडा ही क्लियर था शुरू से। हमने बोला था कि भाई हमको स्टेट PCS वाले एग्जाम पे टारगेट करना है, PCS लेवल के RO BO इस टाइप के एग्जाम पे ज़्यादा टारगेट करते हैं। क्योंकि अगर और सही में जब आपने चालू किया था हम लोग ने, तो उस समय इतने UP स्पेसिफिक कोचिंग्स तब थे ही नहीं सर। बिल्कुल, तब 2016 के जब हम लोगों ने चालू किया था तब तो था ही नहीं कुछ। लेकिन बस वो है, अब जो है बिल्कुल भरमार आ गई। अब तो बिल्कुल हर दूसरे, आप देखिए RO की वैकेंसी को सर ग्लोबल वैकेंसी के स्तर पर ले आए हम लोग। इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जाता है। बिल्कुल जाता है। और स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए एक जो बच्चों के अंदर जो मैं देखता हूँ कि उनको ये रहता है कि मुझे मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ऑनलाइन भी गांव और पृष्ठभूमि बच्चे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब, इन सब में आप लोग का योगदान है, इससे कोई मतलब इनकार नहीं कर सकता। चलिए सर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे काफ़ी सारी बातचीत हो चुकी है इंटरव्यू। चलिए ये इंटरव्यू को यहाँ पे जो है समाप्त करते हैं। इसके बाद अगर आपका कोई भी स्टूडेंट का किसी का भी कोई क्वेश्चन हो सर से, तो आप जो है जरूर कमेंट करिएगा सर, देख लीजिएगा वीडियो में कमेंट वगैरह का रिप्लाई दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अक्सर आपके वीडियो देखता हूँ और बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और एक बात और है कि अगर कोई और टॉपिक पे आपको, ये सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जी हैं,
कोई और ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि वो सर से ही बनवाना चाहिए, तो आप लोग वो टॉपिक लिख सकते हैं, अलग से आप बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा भी बच्चों आगे गाइडेंस देते रहेंगे। बिल्कुल, बच्चों की सुविधा के लिए जितना कुछ हो सकता है, जी। बच्चे जो सफल हो जी और समीक्षा अधिकारी के संबंध में, सचिवालय के समीक्षा अधिकारी के संबंध में कोई भी क्वेरी हो जी, वो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं मुझसे। जी, मैं ठीक है। हमेशा आपके लिए उपस्थित हूँ। चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद। जाइए, इंटरव्यू सुन लिया, चलो जाओ खेलो, खेलो मतलब खेलो नहीं, पढ़ो जाके।